दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे चैनल नर्सिंग एक जुनून पर। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, ब्रेस्ट फीडिंग। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि नॉर्सेट की रिज़ल्ट आ चुकी है, नॉर्सेट 2022 की रिज़ल्ट आ चुकी है। तो जिस भी कैंडिडेट ने इसमें क्वालिफ़ाई किया है उन सभी को बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। और ऐसे स्टूडेंट जो किसी कारण से क्वालिफ़ाई नहीं हो पाए हैं या चूक गए हैं, तो ऐसे स्टूडेंट से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि अपना जुनून को बनाए रखिए और तब तक पढ़ते रहिए जब तक कि आपका सिलेक्शन ना हो जाए। किसी को भी दिल को छोटा करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि आगे अपकमिंग ESIC की काफ़ी सारी वैकेंसी आने वाली है। तो आप अभी से लग जाइए, ठीक है। जो बीत गया उसको हटा दीजिए। नेक्स्ट नॉर्सेट और अपकमिंग ESIC की तैयारी आप सभी को शुरू कर देनी चाहिए। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ ब्रेस्ट फीडिंग, जो कि पीडियाट्रिक या चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मित्रों। तो इसके बारे में मैं आपको एक एक चीज़ बताने की कोशिश करूँगा और उन सारे पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करूँगा जो कि एग्ज़ाम पे आते हैं और आते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं ब्रेस्ट फीडिंग की ओर। तो आप सभी को पता है कि ब्रेस्ट फीडिंग एक मदर और चाइल्ड के लिए कितना ज़रूरी है, और एक ख़ास तौर पे एक बच्चे के लिए जो कि न्यूबॉर्न है उसके लिए जो ब्रेस्ट मिल्क है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। तो इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं। तो मित्रों, ब्रेस्ट फीड कब कराना चाहिए? अगर मेरी पहली लाइन आप देख रहे होंगे, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग अप टू, जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है वो कितने दिनों तक कराना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, हमेशा याद रखना, 6 महीने तक बच्चे को माँ के दूध के सिवाय और कोई भी चीज़ नहीं देना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग किसे कहेंगे? जब बेबी डिलीवर होता है, जैसे ही माता जो है बेबी को डिलीवर करती है से लेकर 6 मंथ के एज तक, बेबी के 6 मंथ के एज तक केवल और केवल माँ का दूध पिलाना है। इसे ही हम लोग एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के नाम से जानते हैं। और इसका ड्यूरेशन पूछेगा तो आपको 6 मंथ बताना है। आगे हम चलते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग अप टू, ठीक है, आपने बेबी के डिलीवर होने के बाद तो क्या किया, मिल्क पिलाना, उनको मदर मिल्क पिलाना स्टार्ट किया, लेकिन हम बोल सकते हैं कि कब तक पिलाना है? तो कब तक है मित्रों? कम से कम 2 ईयर्स तक, बच्चे के 2 ईयर्स के होने तक से हमें ब्रेस्ट मिल्क को प्रोवाइड कराना है। लेकिन ये बियॉन्ड 2 ईयर भी जा सकता है। इसका ये मतलब है कि 2 साल से आगे भी हम बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं मदर को, लेकिन किसी भी हालत में 2 साल से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं मित्रों। 58% फीमेल गिव एक्स्ट्रा फ्लूइड विद इन 3 डे आफ्टर बर्थ। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं। ओनली 28% वुमेन मेंटेन एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। केवल 28% जो महिलाएं हैं वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को मेंटेन करती हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग हम किसे कहते हैं दोस्तों? तो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग मैं बता दूं, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग इज़ आल्सो नोन एज वीनिंग। इसे हम लोग वीनिंग के नाम से जानते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग क्या है? मैंने कहा कि 6 मंथ तक से केवल और केवल ब्रेस्ट मिल्क देना है, लेकिन 6 मंथ के बाद बेबी को ब्रेस्ट मिल्क के साथ साथ जो नॉर्मल घर में यूज़ होने वाले फूड हैं, ठीक है, जैसे दलिया है, ठीक है, पोटैटो, मैश किया हुआ पोटैटो है, तो इन सभी चीज़ों को उनके डाइट में, उस बच्चे के डाइट में इंक्लूड करना है। और इसे ही हम लोग वीनिंग के नाम से जानते हैं। आगे हम देखते हैं वीनिंग इंक्लूड। वीनिंग में क्या क्या इंक्लूड है? तो जो ब्रेस्ट फीडिंग दे रहे थे वो, प्लस जो फूड है वो भी। स्टार्ट ब्रेस्ट फीडिंग इन नॉर्मल डिलीवरी। नॉर्मल डिलीवरी किसी मदर का होता है, तो ऐसे टाइम पे ब्रेस्ट फीडिंग कब शुरुआत कर देनी चाहिए? उस मदर को ब्रेस्ट फीडिंग की शुरुआत कब कर देनी चाहिए? तो एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी से जल्दी हो सके।
एक मदर को चाहिए कि वो अपनी बेबी को फीड कराना शुरू कर दे। और अगर ड्यूरेशन वाइज पूछता है दोस्तों तो 30 मिनट्स टू 1 आवर के अंदर में तो कर ही देना चाहिए, अगर टाइम स्पेसिफिक पूछ रहा है तो। आगे हम चलते हैं, स्टार्ट ब्रेस्ट फीडिंग इन सीजेरियन सेक्शन। अगर किसी मदर का सी सेक्शन से डिलीवरी हुआ है तो ऐसे कंडीशन पे कितने घंटे के बाद में मदर को ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 3 to 4 आवर। आफ्टर 3 to 4 आवर के बाद क्या करना चाहिए? मदर जो है ब्रेस्ट फीडिंग की शुरुआत कर सकती है। ठीक है, ब्रेस्ट मिल्क डिपेंडेंट चाइल्ड है, जो बच्चे ब्रेस्ट मिल्क के ऊपर ही डिपेंड होते हैं उनमें मेनली लो पीएच स्टूल देखा जाता है। नेवर गिव हनी बिफोर 1 ईयर, है ना, 1 साल के पहले तक से बच्चे को हमको हनी भी प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए, ये बच्चे के लिए डेंजरस हो सकता है। बेस्ट इंडिकेटर फॉर प्रॉपर फीडिंग, मदर अपने बेबी को फीड करा रही है तो क्या ये फीडिंग इफ़ेक्टिव है, इसका हम लोग असेसमेंट कैसे कर सकते हैं? ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके नॉर्सेट के साथ ESIC में भी कि भाई बेस्ट इंडिकेटर क्या है अगर प्रॉपर फीडिंग हो रहा है तो याद रखना एप्रोप्रिएट वेट गेन, बेबी का या चाइल्ड का जो है वेट गेन प्रॉपर होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे जरूर ध्यान पे रखेंगे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं दोस्तों आगे, जो है 2 हार्मोन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रेस्ट मिल्क। जो 2 हार्मोन है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कि ब्रेस्ट फीडिंग के प्रोसेस में उपयोग में आते हैं। तो पहला आता है प्रोलैक्टिन और दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन। हमेशा बार बार एग्ज़ाम पे पूछा जाता है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार प्रोलैक्टिन का जो फंक्शन है उसको ऑक्सीटोसिन में और जो ऑक्सीटोसिन का फंक्शन है उसे प्रोलैक्टिन में डाल देते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि प्रोलैक्टिन जो होता है प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, क्या प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन, प्रो से याद रखना प्रोलैक्टिन और प्रो से याद रखना प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन। ठीक है, आगे हम चलते हैं, दूसरा है ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन का जो काम होता है इजेक्शन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क को इजेक्ट करने का काम करता है, या काइनेटिक हार्मोन भी हम लोग इसे इसके नाम से जानते हैं। तो इन दोनों हार्मोन के फंक्शन आपको आने जरूर चाहिए। आगे हम चलते हैं बेनिफिट्स ऑफ फीडिंग। ठीक है, कि फीडिंग के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एक बेबी के लिए, बच्चे के लिए क्या बेनिफिट है। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाकर सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आगे हम चलते हैं कि बेबी के लिए किस प्रकार से ब्रेस्ट फीड जरूरी है। दोस्तों आज मैं आप लोग को जो थ्योरी की क्लासेस बता रहा हूँ उसमें काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस है यही MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में आते हैं, इसलिए इस थ्योरी का जो सेशन के एक एक लाइन है उसको हमको बहुत ही ध्यान से देखने की ज़रूरत है। तो ब्रेस्ट मिल्क में एनर्जी कितना होता है, तो आप देख रहे होंगे कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो होता है 30 to 40% होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रोटीन, तो प्रोटीन जो होता है वो 7 to 10% क्या होता है, प्रोटीन होता है। और फैट का जो अमाउंट होता है ब्रेस्ट मिल्क में वो 45 to 50% के लगभग होता है। और देखते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क में लैक्टोज, ठीक है, जो शुगर कंटेंट है हम कह सकते हैं लैक्टोज, वो होता है 6 to 7 ग्राम पर डेसीलीटर। कितना होता है, 6 to 7 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, दूसरा ब्रेस्ट मिल्क में जो पाया जाने वाला प्रोटीन है उसका जो अमाउंट होता है 0.9 to 1.1 ग्राम पर डेसीलीटर। इन जो कंपोजिशन है उसको और उसका जो अमाउंट है इसे आप सभी को बहुत ही ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि इसे नोट करना चाहिए तो आप कॉपी में ले जाके नोट भी कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि इसका स्क्रीनशॉट काफ़ी होगा तो आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फैट का जो अमाउंट होता है ब्रेस्ट मिल्क में वो होता है 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर, और ये फैट जो हेल्प करता है हेल्प इन माइलिनेशन ऑफ नर्व सेल के माइलिनेशन में ये हेल्प करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट नीचे आप देख रहे हैं कि वाटर का
कंपोजिशन या वाटर जो होता है उसका कितना परसेंट जो है वो है ब्रेस्ट मिल्क में होता है, तो 86 to 88% वाटर होता है। अब देखो कि मदर का जो मिल्क है उसमें वाटर का परसेंट कितना है, 86 to 88%। नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एग्ज़ाम पे अधिकतर पूछा जाता है कि ब्रेस्ट मिल्क में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन पाया जाता है। तो इम्यूनोग्लोबिन ए पाया जाता है, IgA पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ध्यान में रखने की ज़रूरत है, इसे भूलना नहीं है। एग्ज़ाम पे बार बार ये रिपीटेड क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो इम्यूनोग्लोबिन ए पाया जाता है ब्रेस्ट मिल्क में, इस चीज़ को याद जरूर रखेंगे। आगे हम चलते हैं दोस्तों, लैक्टोफेरिन और लाइसोजाइम भी पाया जाता है जो कि एज अ एंटी माइक्रोबियल जो है वो काम करता है ब्रेस्ट मिल्क में। नेक्स्ट हम चलते हैं एरिकडोनिक एसिड, क्या एरिकडोनिक एसिड और डोकोसा हेक्सोनिक एसिड जिसे हम लोग DHA के नाम से जानते हैं, और ये दोनों ही जो चीज़ें हैं वो ब्रेस्ट मिल्क में पाया जाता है। और ये बेबी के जो IQ है, इंटेलिजेंस है, मेमोरी है, उसको बढ़ाने के लिए ये जो DHA और एरिकडोनिक एसिड है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि विटामिन डी जो होता है 2.2 इंटरनेशनल यूनिट पर डेसीलीटर जो विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन के भी लगभग एब्सेंट होता है, बहुत ही कम अमाउंट में होता है। एब्सेंट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि एग्जामिनर पूछता है कि विच विटामिन इज़ एब्सेंट इन ब्रेस्ट मिल्क। तो वैसे तो विटामिन के भी होता है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए लगभग एब्सेंट के करीब माना जाता है। और विटामिन डी का भी, अगर विटामिन के ऑप्शन में नहीं है तो विटामिन डी का जो भी अमाउंट है वो भी काफ़ी कम होता है। तो ये दोनों जो विटामिन्स हैं उसको हमको बाहर से देना पड़ता है। इसीलिए आप सभी को याद होगा कि बेबी जैसा ही डिलीवर होता है तो उसे विटामिन के का जो इंजेक्शन है वो दिया जाता है। जो टर्म बेबी होता है उसमें 1 मिलीग्राम दिया जाता है, और जो जिनका बच्चे का 1 किलो से कम वज़न होता है या प्रीटर्म हम बोल सकते हैं, ऐसे बच्चे को 0.5 जो मिलीग्राम है वो विटामिन के बाहर से दिया जाता है। साथ ही साथ विटामिन डी भी बाहर से दिया जाता है जो कि लगभग 400 इंटरनेशनल यूनिट और 800 प्रीटर्म और टर्म के लिए 800 इंटरनेशनल यूनिट दिया जाता है। तो दोनों को विशेष ध्यान रखेंगे कि दोनों की अमाउंट बहुत ही कम होता है ब्रेस्ट मिल्क में। आगे हम चलते हैं कि ये मदर के लिए कैसे, किस प्रकार से बेनिफिशियल हो सकता है। पहले तो हमने देखा कि बेबी के लिए किस प्रकार से हेल्पफुल है, तो मैं काफ़ी सारे जो कंपोजिशन बताएं और कुछ यूजेस बताए हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि मदर के लिए किस प्रकार से वो बेनिफिशियल होता है। तो जब भी मदर ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो रिलीज़ होता है, और उसके बाद ये जो ऑक्सीटोसिन है, हमेशा याद रखना, जो यूट्रस होता है तो यूट्राइन के कॉन्ट्रैक्शन में, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन पे क्या करता है वो हेल्प करता है, और जिससे कि मिनिमाइज द चांस ऑफ हेमरेज, है ना, जिससे कि ब्लीडिंग के चांसेस या PPH होने के चांसेस कम होते हैं। और जब ब्लीडिंग ही नहीं होगा तो मदर जो है एनीमिया के कंडीशन में जाने से बच जाएगी, ठीक है। आगे हम चलते हैं, जब भी मदर ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो GnRH रिड्यूस बाय हाइपोथैलेमस, GnRH रिड्यूस हो जाता है और डिक्रीज क्या कर देता है, वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देता है, और उससे क्या होता है, डिले इन ओवल्यूशन, ओवल्यूशन में क्या होता है, डिले होता है, लेट होता है। और यही जो ब्रेस्ट मिल्क का प्रोसेस है एक मदर के लिए नेचुरल कंट्रासेप्टिव की तरह काम करता है। मित्रों, इस चीज़ को विशेष ध्यान रखेंगे, और ये कहीं ना कहीं मदर को रीगेन सेफ, क्योंकि बेबी जैसे ही एक वुमेन जब प्रेग्नेंट होती है तो वो अपने वेट में लगभग 11 किलो के आसपास वो वेट गेन कर लेती है। तो डिलीवर होने के बाद फिर से मदर के बॉडी को मेंटेन होने के लिए, रीगेन शेप, उसी शेप को पाने के लिए भी ये ब्रेस्ट फीडिंग मददगार साबित होता है।
रिड्यूस चांस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर एंड ओवेरियन कैंसर। देखो ब्रेस्ट मिल्क पिलाने से क्या होता है, मदर को ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर का जो इंसिडेंस है या रिस्क है वो कम होता है। तो इस प्रकार से ये मदर और बेबी दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग की ओर, है ना, कि ब्रेस्ट फीडिंग का टाइप्स क्या क्या है। तो आगे हम देखते हैं वन बाय वन। सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो होता है कोलोस्ट्रम। दोस्तों आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो जल्दी फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लो। आपका अगर सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा भी मोटिवेशन बना होता है ना, और हम कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी वीडियोस आप लोग के लिए लाया जाए जो कि एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ही फ़ायदा दे सके और बहुत ही जल्दी आप एक सरकारी नर्स बन सके। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग में हम देखते हैं कोलोस्ट्रम। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोलोस्ट्रम तो सब कुछ है ब्रेस्ट फीडिंग का, है ना। तो फर्स्ट जो 1 to 3 डेज़ है ना, जैसे ही ब्रेस्ट फीड कराती है मदर, उस टाइम से लेके 3rd डे तक एक थिक और येलोविश जो मिल्क होता है उसे ही हम लोग कोलोस्ट्रम्स के नाम से जानते हैं। और इसमें हमेशा याद रखना कि इसमें मोर अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी होते हैं, विटामिन ए होते हैं, इम्यूनोग्लोबिन ए होते हैं, ठीक है, IgA जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये बच्चे के ग्रोथ के लिए और उन्हें बैक्टीरिया वायरस की इन्फेक्शन से बचाने के लिए कोलोस्ट्रम जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इससे कोलोस्ट्रम को ही ये फर्स्ट मिल्क होता है सबसे पहले जो आता है, और हम कह सकते हैं कि फर्स्ट इम्यूनाइजेशन भी कोलोस्ट्रम जो है एज अ फर्स्ट इम्यूनाइजेशन की तरह भी काम करता है। तो कई बार पूछता है कि फर्स्ट इम्यूनाइजेशन क्या है, तो ऑप्शन में दे दिया आपको BCG, OPV और हेपेटाइटिस बी और कोलोस्ट्रम। तो दोस्तों कोलोस्ट्रम को ही हमको आंसर लेना है। आगे हम देखते हैं ट्रांजिशनल मिल्क। तो आगे जो 2 वीक तक से 2 सप्ताह तक से जो रिलीज़ होता है उसे हम लोग ट्रांजिशनल मिल्क के नाम से जानते हैं, जिसमें एंटीबॉडी जो होता है उसका अमाउंट थोड़ा कम होता है, प्रोटीन का अमाउंट थोड़ा कम होता है, लेकिन फैट और शुगर का अमाउंट इसमें ज़्यादा होता है। तो आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो देखते हैं मैच्योर मिल्क। ठीक है, क्या देख रहे हैं हम लोग, मैच्योर मिल्क देख रहे हैं। तो मैच्योर जो मिल्क होता है वो वाटरी होता है और थिन होता है, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि इसमें सारे वो कंटेंट प्रेजेंट होते हैं जो कि एक बेबी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं फोर मिल्क। दिस मिल्क कम्स ड्यूरिंग फर्स्ट फीडिंग, है ना। जब भी मदर शुरुआत में, जब भी ब्रेस्ट फीडिंग का अलग अलग सेशन होता है, तो जब भी मदर शुरुआत में जो ब्रेस्ट मिल्क पिलाती है तो उसे ही हम लोग फोर मिल्क बोलते हैं, जो कि शुरुआत में आता है। और इसका इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि ये बच्चे के प्यास को बुझाता है। किसको, प्यास को, ठीक है, सेटिस्फाई थर्स्ट ऑफ बेबी, है ना, बेबी के प्यास को बुझाने का काम करता है फोर मिल्क। और हाइंड जो मिल्क होता है वो कब आता है, लेटर ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग के बाद में, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग जब कराती है मदर तो पहले फोर मिल्क आता है, फिर हाइंड मिल्क आता है। और ये जो हाइंड मिल्क होता है ना, वही बेबी के भूख को मिटाता है। किसके, भूख को मिटाता है। मोर अमाउंट ऑफ फैट होता है इसमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि फोर मिल्क का क्या काम है, तो प्यास बुझाने का। हाइंड मिल्क का काम क्या है, तो बेबी के भूख को मिटाने का। नेक्स्ट हम चलते हैं ड्रिप मिल्क दैट इज ड्रिप फ्रॉम अनदर ब्रेस्ट ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। जब मदर एक साइड से ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि दूसरी जो ब्रेस्ट है उससे मिल्क जो है ऑटोमेटिक इजेक्ट ड्रिप बाय ड्रिप होता है, और इसे ही हम लोग ड्रिप मिल्क के नाम से जानते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि पीडियाट्रिक को लेके, ब्रेस्ट फीडिंग को लेके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइन ऑफ गुड अटैचमेंट। ये बहुतों बार एग्जाम पे आता है कि क्या साइन है गुड अटैचमेंट का, किसके किसके बीच अटैचमेंट का, तो बेबी के माउथ प्लस मदर के ब्रेस्ट के बीच का अटैचमेंट कितना अच्छा हुआ है, जिससे कि बेबी जो है इफेक्टिव सकिंग कर सके। तो हम देखते हैं, पिक्चर नंबर फर्स्ट देख रहे हो और पिक्चर नंबर सेकंड देख रहे हो। तो जो पिक्चर नंबर फर्स्ट है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही करेक्ट मेथड है एज़ कंपेयर जो दूसरा पिक्चर देख रहे हो जिसको हम लोग पुअर अटैचमेंट के नाम से बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्या क्या ऐसे स्पेसिफिकेशन हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी नॉट सेट 22 में भी आए हुए
हुए हैं, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट को हमको याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन पूछ देता है इसमें, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो पहला देखते हैं, चाइल्ड माउथ इज वाइडली ओपन। पिक्चर नंबर 1 में देख रहे हो कि चाइल्ड का जो माउथ है वो वाइडली ओपन है, मतलब मुंह जो है वो पूरा खुला हुआ है, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। दूसरा, मोर एरियोला विजिबल एट एबो साइड देन लोअर, ठीक है। मोर एरियोला कहाँ विजिबल एट एबो साइड, ठीक है। ऊपर के एरियोला के कंपेयर में नीचे का जो एरियोला है, मदर के निप्पल के और चारों ओर जो ब्लैकिश पिगमेंटेशन होता है उसे ही हम लोग एरियोला के नाम से जानते हैं। तो वो नीचे का पूरा कंपेयर होना चाहिए एज कंपेयर ऊपर की अपेक्षा, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, चाइल्ड चिन टच टू द ब्रेस्ट। चाइल्ड का जो चिन है मित्रों, पिक्चर नंबर 1 पे आपको दिखाई दे रहा हो, वो चिन जो है वो ब्रेस्ट को टच करना चाहिए, ये साइन है गुड अटैचमेंट का। आगे हम चलते हैं, लोअर लिप इज इवर्टेड। बेबी का जो लोअर लिप है मित्रों वो इवर्टेड होना चाहिए, मतलब बाहर की ओर होना चाहिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एरियोला और निप्पल को कवर कर सके और ये अच्छा एक अटैचमेंट इस्टाब्लिश कर सके, जिससे कि इफ़ेक्टिव सकिंग का प्रोसेस बेबी कर सके, ठीक है। आगे हम चलते हैं, साइन ऑफ इफेक्टिव सकिंग। बेबी, क्या बच्चा अच्छे से ब्रेस्ट मिल्क को सक कर पा रहा है क्या? तो इसके साइन हैं, इसके कुछ साइन हैं। हम कैसे पता लगा सकते हैं कि बेबी अच्छे से सक कर रहा है? पहले तो हमने देखा कि अटैचमेंट हो गया, ठीक है, बहुत अच्छे से हो गया, लेकिन इसकी क्या गारंटी कि अटैचमेंट होने के बाद भी बेबी सक प्रॉपर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो इस चीज़ को हमको ध्यान में देना है। तो हम 4 पॉइंट देखते हैं कि क्या क्या साइन होते हैं। द सकिंग शुड बी स्लो एंड पॉज इन बिटवीन। बेबी धीरे धीरे सक करेगा और बीच बीच में रुकेगा, ठीक है। दूसरा, मूवमेंट ऑफ थ्रोट बोन क्लियरली विजिबल। जो बेबी है, अगर ब्रेस्ट मिल्क वो सक करता है तो जो थ्रोट बोन है वो आपको विजिबल दिखाई देगा, कि उसमें मूवमेंट आपको दिखाई देगा, अगर वो क्या कर रहा है, मिल्क को अपने अंदर वो ले जा रहा है। थर्ड हम देखते हैं, गल्पिंग साउंड इज प्रेजेंट। जब भी बेबी सक करेगा तो गल्पिंग साउंड आपको सुनाई देना चाहिए। डी या चौथा हम देख सकते हैं, चिक आर गिव अपीयरेंस ऑफ फुलनेस। जो चिक है दोस्तों, तो बेबी का जो चिक है वो आपको फूला फूला महसूस होगा अगर वो ब्रेस्ट फीड अच्छे से कर रहा होगा। तो ये 4 साइन थे इफेक्टिव सकिंग के। हाउ टू फाइंड आउट दैट द बेबी गेटिंग प्रॉपर मिल्क इन ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर हो रहा है तो आपको ये सारे फीचर्स दिखाई देंगे। पहला, प्रेजेंस ऑफ ड्रिप मिल्क। आपको ड्रिप मिल्क दिखाई देगा और ड्रिप मिल्क ऑलरेडी मैंने पहले बता दिया है। आगे हम चलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, है ना। ब्रेस्ट फीडिंग की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए मित्रों? तो वो हम देखते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग की फ्रीक्वेंसी क्या। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग का जो है फ्रीक्वेंसी वो क्या होना चाहिए? तो जब भी बेबी डिमांड करे तभी हमको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मदर को बोलना चाहिए, या एक समझदार मदर को समझ जाना चाहिए बच्चा अगर थोड़ा सा भी क्राई कर रहा है, वो जब भी डिमांड कर रहा है तो उसे ब्रेस्ट फीड कराया जाए। अगर टाइम स्पेसिफिक पूछता है तो 2 to 3 आवरली आप बोल सकते हो, लेकिन ऑन डिमांड ही हमेशा राइट आंसर होगा दोस्तों। आगे हम चलते हैं, पॉइंट नंबर 3, गोल्डन सीडी येलो कलर स्टूल इन अ डे। एक दिन में कितने बार वो स्टूल पास करना चाहिए? तो 4 to 6 टाइम करना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 4 to 6 टाइम ही करना चाहिए। तो हम पता लगा सकते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, ठीक है। वाटर लाइक यूरिन। यूरिन का जो ड्यूरेशन है हम बोल सकते हैं कितने टाइम से होता है? तो 6 to 8 टाइम्स एक नॉर्मल बेबी को क्या करना चाहिए? यूरिन का पास करना चाहिए। और जो ड्यूरेशन होता है ब्रेस्ट फीडिंग का, ईच ब्रेस्ट का हम बोल सकते हैं 10 से 15 मिनट तक से होना चाहिए। लेकिन अगर टोटल ड्यूरेशन बोले तो 10 से 45 मिनट तक, किसी भी कंडीशन में 45 मिनट से वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा टाइम ले रहा है बेबी तो समझ जाना कि सकिंग के प्रोसेस में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। तो नॉर्मल जो ड्यूरेशन होता है वो 10 से 15 मिनट है एक ब्रेस्ट से। मदर सबसे पहले तो एक ब्रेस्ट से वो फीड करा सकती है, फिर सेकेंड ब्रेस्ट से वो नेक्स्ट फीड करा सकती है, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो है
प्रॉब्लम ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग में क्या क्या दिक्कतें हो सकती है। तो सबसे जो बार बार मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं जो यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप एक एक चीज़ों को बहुत ही ध्यान से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि इन्वर्टेड निप्पल आपको पिक्चर दिखाई दे रहा होगा, उसमें फर्स्ट जो इमेज दिखाई दे रहा है वो इन्वर्टेड निप्पल है। देखो निप्पल अंदर की ओर चले गया है। दूसरा जो ब्रेस्ट और निप्पल दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल भी नॉर्मल है, ठीक है। तो इन्वर्टेड निप्पल, अगर निप्पल अंदर की ओर धंस गया हो, अंदर की ओर चले गया हो, तो ऐसे कंडीशन पे क्या करना चाहिए। तो देखो मैनेजमेंट मैंने आगे लिखा हुआ है, मैनुअल रिट्रैक्शन ऑफ निप्पल को मैनुअली बाहर की ओर खींचना चाहिए। लेकिन सबसे अच्छा ये है कि अप्लाई सिरिंज जो होता है मित्रों, उसके जो फ्रंट वाला पार्ट होता है उसे हम कट करके बाहर निकाल देते हैं और सिरिंज से हम लोग बाहर की ओर खींचते हैं निप्पल पे लगा के। तो जो अंदर गया हुआ है इन्वर्टेड निप्पल है वो बाहर की ओर धीरे धीरे आ जाएगा। नेक्स्ट जो हम प्रॉब्लम देखते हैं सोर और क्रैक्ड निप्पल है ना, ठीक है। कई बार क्या होता है कि प्रॉपर अटैचमेंट नहीं होता, मदर के ब्रेस्ट और बेबी के माउथ के बीच में इम्प्रॉपर अटैचमेंट होता है, जिसके कारण क्या होता है कि क्रैक या निपल में घाव हो जाता है, क्रैक्ड हो जाता है। ऐसे कंडीशन पे क्या करना है, क्या क्रीम अप्लाई करना है, क्या बोरो प्लस लगाना है, क्या प्रोपोविडन आयोडीन लगाना है या कुछ और ऑइंटमेंट यूज़ करना है। तो बिल्कुल मित्रों कोई भी एक्सटर्नल चीज़ें हमको उपयोग में नहीं लानी हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि जो हाइंड मिल्क होता है जो कि फोर मिल्क के बाद आता है, तो हाइंड मिल्क को उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और जो निपल है उसको हमेशा ओपन एयर पे रखें, ठीक है, जिससे कि ये क्या होगा, ये हील हो जाएगा। आगे हम चलते हैं कि और कुछ प्रॉब्लम देखते हैं जो ज़्यादातर देखे जाते हैं। तो ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट, थर्ड जो हम लोग देख रहे हैं ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट, ये क्या होता है, इसमें ये तब होता है जब बेबी या तो प्री मैच्योर हो या बेबी प्रॉपर सकिंग नहीं कर रहा हो या किसी कारण से मदर में ब्रेस्ट मिल्क का सिक्रीशन ज़्यादा अमाउंट में होता रहा हो। तो क्या होता है कि ब्रेस्ट में जो ब्रेस्ट मिल्क है वो भर जाता है, बहुत ही ज़्यादा इजेक्ट नहीं हो पाता, बाहर नहीं निकल पाता और ये मदर के लिए पेन कॉज करता है, ठीक है। मदर के लिए दर्द का कारण बनता है क्योंकि बेबी प्रॉपर सक नहीं कर रहा है तो मिल्क बाहर ही नहीं आ पा रहा है और इसी कंडीशन को हम लोग ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट के नाम से जानते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए मित्रों, वार्म एप्लीकेशन है ना, ठीक है, वार्म एप्लीकेशन उपयोग करना चाहिए, धीरे धीरे मसाज करना चाहिए और एक्सट्रैक्शन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क को मैनुअली प्रेस करके बाहर की ओर निकालना चाहिए, जिससे ये धीरे धीरे आराम मदर को पेन से मिल जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं रीगर्जिटेशन, ठीक है। कई बार क्या होता है कि बच्चा मिल्क फीड तो करता है लेकिन थोड़े ही देर बाद वो वॉमिट कर देता है। इसके पीछे ये कारण है कि जब भी बेबी को ब्रेस्ट फीड कराए उसके बाद अभी जो आप पिक्चर देख रहे हैं कि मदर किस प्रकार अपने शोल्डर में बेबी को ली हुई है और पीछे से हाथ से वो बर्प कर रही है मित्रों, ठीक है। इस तरीके से बेबी को धीरे धीरे उसको मसाज करना है या ठोकना है, हम कह सकते हैं, किस चीज़ से बचाने के लिए, रीगर्जिटेट, ताकि बच्चा उल्टी ना करे। बहुत सी माताएं ये गलती करती है कि ब्रेस्ट फीडिंग कराने के बाद बच्चे को जैसा लेटा है वैसा ही लिटा देती है और बेबी जो है क्या कर देता है, वो वॉमिट कर देता है और वॉमिट करने के साथ साथ ये भी चांस होता है कि जो मिल्क है जो बेबी के स्टमक में गया है वो कहीं किसी भी कारण से ट्रेकिया में ना चला जाए। तो इस चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए आप पिक्चर में जैसा देख रहे हैं कि मदर जिस प्रकार से बर्प कर रही है, थपकी दे रही है, उसी प्रकार की प्रक्रिया अपनानी चाहिए, ठीक है। एक्सप्रेशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है, ब्रेस्ट मिल्क किन कंडीशन पे बाहर निकालना चाहिए। तो यदि मदर को ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट हो गया है या बेबी प्री मैच्योर है, ज़्यादा मिल्क सक नहीं कर पा रहा है या वर्किंग मदर है। अब क्या हुआ, वर्किंग मदर को क्या करना है कि बेबी 4 या 5 मंथ का हुआ, अब मदर को काम के लिए भी जाना है। हर महिला में तो ऐसा नहीं है कि घर पे बैठ के उनके भोजन का जुगाड़ हो जाता है ना। तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको काम पे भी जाना होता है, बच्चे को घर पे छोड़कर, छोटे बच्चों को। तो ऐसे कंडीशन में भी वो ब्रेस्ट मिल्क को बाहर निकाल के रख सकती है ताकि
जो दूसरा कोई व्यक्ति केयर टेकर है वो क्या कर सके, बेबी को फीड करा सके, लेकिन मिल्क जो होना चाहिए वो मदर मिल्क ही होना चाहिए। ठीक है, आगे हम चलते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में कि किन कंडीशन पे ब्रेस्ट फीड नहीं करानी चाहिए। कॉन्ट्रा इंडिकेशन तो चाइल्ड हैज़, अगर बच्चे को क्या है, गैलेक्टोसेमिया है। ठीक है, अगर बेबी जो है, गैलेक्टोसेमिया में क्या होता है मित्रों कि गैलेक्टोज का जो डाइजेशन है वो प्रॉपर तरीके से चाइल्ड नहीं कर पाता है, और इस कंडीशन को गैलेक्टोसेमिया बोलते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में लैक्टोज पाया जाता है, मैंने कहा था। ठीक है, तो इस कंडीशन में बेबी को ब्रेस्ट फीड नहीं कराना चाहिए। यदि मदर को एक्टिव टीबी है, या कुछ वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप ले रही है, या सिंप्लेक्स लीजन बना हुआ है ब्रेस्ट में, या मेटास्टैटिक ड्रग का उपयोग कर रही है, या मदर ड्रग एब्यूज़र है, ठीक है, या मैस्टाइटिस है, तो इन कंडीशन पे ब्रेस्ट फीडिंग को अवॉइड करनी चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं कि प्रिजर्वेशन टाइम, क्या ब्रेस्ट मिल्क को बाहर निकाल के सुरक्षित रखा जा सकता है? तो दोस्तों बिल्कुल रखा जा सकता है। ठीक है, ऐसी बहुत सी पुअर महिलाएं होती हैं जिनके पास ना फ्रिज है ना कुछ है, तो क्या वो ब्रेस्ट मिल्क को जब वो काम पे गई, बच्चा घर में है, तो क्या वो ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेस करके बाहर स्टोर करके रख सकती है? तो बिल्कुल रख सकती है दोस्तों। तो रूम टेम्परेचर में देखो, रूम टेम्परेचर में 6 to 8 आवर्स तक से ब्रेस्ट मिल्क को सुरक्षित रखा जा सकता है। लेकिन इसमें स्पेसिफिक बोलूँ तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा 8 आवर को हमको देना चाहिए। कम से कम 8 घंटे तो अच्छे तरीके से रखा ही जा सकता है। तो रूम टेम्परेचर में जब भी एग्जामिनर पूछता है तो 6 to 8 आवर्स है, और 8 को भी मैं बोल रहा हूँ, 8 को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखने की ज़रूरत है। रेफ्रिजरेटर पे, ठीक है, रेफ्रिजरेटर पे हम ब्रेस्ट मिल्क को बाहर निकाल के 24 घंटे तक से रख सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि -20 डिग्री सेल्सियस में कितने देर तक रखा जा सकता है? तो 3 महीने तक से ब्रेस्ट मिल्क को स्टोर करके रखा जा सकता है। आगे हम चलते हैं मित्रों, इस चीज़ को जो तीनों मैं बताया, प्रिजर्वेशन टाइम को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम पे बार बार पूछता है, और मैं बोल रहा हूँ आगे भी पूछेगा, तो बिल्कुल बोर होने की ज़रूरत नहीं है। एक एक पॉइंट को ध्यान में और याद रखने की ज़रूरत है। अगर आप नोट नहीं कर पाए हैं तो आपको चाहिए कि कॉपी पेन पेपर निकाल कर आप इसे नोट कर लें। आगे हम चलते हैं बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल कि पूछता है कि ये बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल क्या है। तो दोस्तों 1991 में जो यूनिसेफ है और WHO के ज्वाइंट एफर्ट से ब्रेस्ट फीडिंग को सपोर्ट करने के लिए बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इस्टाब्लिश किया गया, और इसका जो इनिशिएटिव है इंडिया में वो 1992 पे लिया गया, और फाइनली इंडिया पे जब पूछा जाए कि स्टार्ट कब हुआ तो 1993 पे ये बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इंडिया पे स्टार्ट हो गया। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ रिलेटेड टू ब्रेस्ट फीडिंग। दोस्तों अभी तक मैंने कोशिश की है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग का थ्योरी का पोर्शन है वो मैं आपको कंप्लीट करा दिया हूँ, क्योंकि इसमें सारे मैंने उस एस्पेक्ट को कंप्लीट कर दिया है जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एग्ज़ाम पे बार बार पूछे जाने वाला है, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। मैंने अभी तो जब तक जितना भी थ्योरी बताया उसमें कम से कम 50 MCQ तो ऑलरेडी वहाँ पे कवर हो गए होंगे। अब हम देखते हैं, अगर आपने थ्योरी को अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये सभी आंसर को देने में भी आसानी होगी। फर्स्ट हम देखते हैं, ब्रेस्ट फीड चिल्ड्रन आर लेस लाइकली टू हैव, जो बच्चे ब्रेस्ट फीड करते हैं उसमें क्या होने के चांसेस कम होते हैं? पहला डायरिया, दूसरा ईयर इन्फेक्शन, तीसरा निमोनिया, चौथा है ऑल ऑफ द एबव। तो बिल्कुल दोस्तों ये तीनों ही होने की संभावनाएं कम होती है उन बच्चों को जो केवल मदर मिल्क ले रहा होता है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बेड साइड प्रोटेक्टिंग यूर चाइल्ड अगेंस्ट डिसीज, व्हाट इज अनदर एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग? तो ब्रेस्ट मिल्क इज ईजियर टू डाइजेस्ट देन फार्मूला, बिल्कुल सही है। ब्रेस्ट मिल्क डजंट नीड टू बी प्रिपेयर, बिल्कुल सही है। ब्रेस्ट मिल्क इज फ्री एंड रेडिली अवेलेबल, बिल्कुल तीनों बातें सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। बढ़ते हैं MCQ नंबर 3 की ओर। व्हाट डज ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प द मदर? मदर को किस प्रकार से ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प करता है? मैंने बताया था दोस्तों, तो ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प यू गेट बैक टू योर नॉर्मल वेट, मैंने बताया था रीगेन शेप में होता है। ब्रेस्ट फीडिंग रिड्यूस रिस्क ऑफ ओवेरियन कैंसर, मैंने बोला कि ब्रेस्ट कैंसर ओवेरियन कैंसर दोनों को वो इसके रिस्क को कम करता है। थर्ड बोला था ब्रेस्ट फीडिंग इंक्रीज बोन स्ट्रेंथ, तो ये बोन स्ट्रेंथ वाली बातें तो मैंने नहीं बोली थी, ऑप्शन ए और बी की बातें बोली थी, जो कि दोनों राइट है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट है।
बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ऑल दो ब्रेस्ट फीडिंग इज नेचुरल यू मे नीड हेल्प एट फर्स्ट, हु कैन हेल्प यू लर्न व्हाट टू डू। ठीक है, तो इसमें से कौन ब्रेस्ट फीडिंग के लिए हेल्प कर सकता है? अ लैक्टेशनल कंसल्टेंट एट द हॉस्पिटल वेयर यू डिलीवर योर चाइल्ड कर सकता है, योर पेडियाट्रिशियन कर सकता है, अ ब्रेस्ट फीडिंग काउंसलर कर सकता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन योर बेबी यूज टू मेक ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क के प्रोडक्शन के लिए कौन सा हार्मोन इंपॉर्टेंट है? तो इस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरॉन, इंसुलिन। तो मैंने बताया था दोस्तों, प्रो से प्रोलैक्टिन और प्रो से प्रोडक्शन। ठीक है, तो प्रोलैक्टिन राइट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। द मिल्क मेड बाई द बॉडी इज द फर्स्ट डे आफ्टर बर्थ है सर्टन नेम, व्हाट इट इज? लैक्टोज, एसिडोफिलस, कोलोस्ट्रम, नन ऑफ द अबव। दोस्तों मैंने बताया था कि कोलोस्ट्रम इसका राइट आंसर है, जो कि फर्स्ट 3 डेज तक से सीक्रेट होता है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाउ ऑफन डज अ ब्रेस्ट फीड बेबी ईट? 3 टाइम्स अ डे, 6 टाइम्स अ डे, 8 to 12 टाइम्स अ डे या 20 टाइम्स अ डे? तो दोस्तों 8 से 12 बार हम बच्चे को फीड करा सकते हैं। वैसे तो मैंने कहा है कि व्हेन डिमांडेड, है ना, बच्चा जब भी डिमांड करे तभी हमको ब्रेस्ट फीड कराने के लिए कहना है, लेकिन मैंने 2 to 3 आवरली भी बोला था, तो इस हिसाब से 14 घंटे में 8 से 12 टाइम्स हो जाएगा 2 to 3 आवरली के हिसाब से। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, है ना। ठीक है, बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 8 के क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। व्हाट कैन यू टेल इफ़ योर बेबी इज गेटिंग इनफ मिल्क व्हेन ब्रेस्ट फीडिंग? योर बेबी हैज़ एटलीस्ट 6 वेट डाइपर ए डे, बिल्कुल सही है। योर बेबी हैज़ सेवरल बॉवेल मूवमेंट ईच ए डे, बिल्कुल सही है। योर बेबी स्टीडली गेन वेट, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी सही है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। हाउ मैनी एक्स्ट्रा कैलोरीज अ डे शुड यू एट व्हेन ब्रेस्ट फीडिंग? जब ब्रेस्ट फीडिंग वाली मदर है, जिसे हम लोग लैक्टेशनल मदर के नाम से भी जानते हैं, है ना, ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है नॉर्मल की अपेक्षा कितना कैलोरी और एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत है? तो 500 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत है, जो कि आप सभी को पता ही होगा। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। विच ऑफ दिस मेडिसिन शुड यू नो यूज वाइल ब्रेस्ट फीडिंग? बर्थ कंट्रोल पिल्स, कोल्ड रेमेडीज, पेन रिलीवर। तो दोस्तों ये कोई भी जो ड्रग है वो नहीं लेना चाहिए ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, है ना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ब्रेस्ट फीडिंग इज नॉट रिकमेंड फॉर मदर हु हैव हेपेटाइटिस सी, ट्यूबरकुलोसिस दैट हैज़ बीन ट्रीटेड, डायबिटीज़ या HIV। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि HIV के कंडीशन में मदर को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए नहीं कहना है। लेकिन मित्रों ये तो यूनिवर्सल मैं बता रहा हूँ, लेकिन इंडिया में देखा जाए तो HIV वाली जो मदर होती है वो अपने बेबी को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो HIV वाले मदर को कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। इसके पीछे कारण मैं आपको बताता हूँ कि वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो देश के अधिकतर डेवलप कंट्री है उसमें HIV वाली मदर को ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, लेकिन इंडिया में नहीं है। क्योंकि जितने बच्चे यहाँ पे HIV, मदर को अगर HIV है तो बेबी को भी HIV होने की संभावनाएं हैं ब्रेस्ट मिल्क से, जिसे हम लोग वर्टिकल ट्रांसमिशन बोलते हैं। ठीक है, तो जितना तो इंडिया में जितना HIV से बच्चे की मरने की संभावना है उससे कहीं ज़्यादा तो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराने के कारण यहाँ बच्चे मारे जाते हैं। ठीक है, उसके कारण डेथ होता है। तो इसलिए HIV में इंडिया में तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराया जा सकता है, लेकिन अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो HIV मदर जो है उसके लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है ब्रेस्ट फीडिंग, क्योंकि वहाँ पे जो है ब्रेस्ट फीडिंग के कारण होने वाली मौतों का आंकड़ा जो है वो है कम है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। वंस द ब्रेस्ट फीडिंग इज इस्टाब्लिश आफ्टर 15 डेज बेबी शुड बी ब्रेस्ट फीड एवरी 1 आवरली 2 आवरली अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल, या डी व्हेन योर बेबी वांट्स ऑन डिमांड। तो मैंने ऑन डिमांड को तो बार बार सही कहा है, इसलिए ऑन डिमांड तो बिल्कुल सही है ना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ नॉर्मल ब्रेस्ट फीडिंग? नॉर्मल ब्रेस्ट फीडिंग का टोटल ड्यूरेशन अगर बोला जाए तो मैंने 10 से 15 मिनट तो बताया हुआ था, लेकिन ये भी बात बोला था कि 45 मिनट से ज़्यादा किसी भी कंडीशन पे नहीं होने चाहिए। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर A 10 to 45। लेकिन नॉर्मली देखा जाए तो 10 to
15 मिनट्स ईच ब्रेस्ट में मैंने कहा है, लेकिन 45 मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। विच ऑप्शन शुड बी चूजन बाय HIV पॉजिटिव मदर इन इंडिया फॉर फीडिंग हर बेबी। देखो आ गया क्वेश्चन, इंडिया में HIV मदर को अपने बेबी को फीड कराते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? क्या उसे एक्सक्लूसिव ओनली ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए, क्या एक्सक्लूसिव फार्मूला फीडिंग कराना चाहिए, क्या मिक्स फीडिंग कराना चाहिए, या काउ मिल्क देना चाहिए? तो दोस्तों याद रखना ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। मैंने कहा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए। HIV वाला मदर को इंडिया में एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए रिकमेंड किया जा रहा है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। हाउ मच पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट शुड बी इन बेबीज माउथ वाइल ब्रेस्ट फीडिंग। जब ब्रेस्ट फीडिंग बेबी कर रहा है तो उसका माउथ का कितना हिस्सा ब्रेस्ट एरियोला या निपल को कवर करना चाहिए? तो क्या ऑप्शन ए, क्या केवल निप्पल को कवर करना चाहिए? ऑप्शन बी, क्या निप्पल और थोड़े से पार्ट एरियोला को कंप्लीट करना चाहिए? या सी, निपल या मैक्सिमम पार्ट ऑफ एरियोला को कवर करना चाहिए? या डी, एनी पार्ट? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी। मैंने आपको बताया हुआ था, ठीक है, आगे हम लोग साइन ऑफ गुड अटैचमेंट में देखे हुए, तो निपल एंड मैक्सिमम पार्ट ऑफ एरियोला को कवर करनी चाहिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। आफ्टर डिलीवरी व्हेन शुड मदर स्टार्ट यूजिंग फैमिली प्लानिंग? ऑप्शन 1.5 मंथ आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर फर्स्ट मेंसेस, सून आफ्टर डिलीवरी, ए एंड सी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, 1.5 मंथ आफ्टर डिलीवरी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। फीडिंग बेबी बल्काडू, ग्राइप वाटर, टॉनिक फॉर टीथिंग, सामुआ चौस्टरीसी, कुमारी सत्व, ये बहुत सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन है दोस्तों, ग्राइप वाटर वगैरह जो बेबी को देते हैं। तो क्या ये देना सही है? तो ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए, क्या ये अननेसेसरी और डेंजरस है? बी, ट्रेडिशनल है, हैंड्स मस्ट बी गिवन, ट्रेडिशनल है और इसको दिया जाना चाहिए। सी बोल रहा है ये अननेसेसरी है। डी बोल रहा है डेंजरस है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अननेसेसरी है और डेंजरस है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट शुड बी द टोटल ड्यूरेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग? ब्रेस्ट फीडिंग का टोटल ड्यूरेशन कितना है? मैंने बताया था कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 महीने तक से, उसके बाद भी 2 साल तक से कम मैंने कहा था, कितना बोला था? कम से कम 2 साल तक से ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए। लेकिन मैं बोला था कि ज़्यादा नहीं, ज़्यादा भी बोला था, ज़्यादा भी हो सकता है। तो 6 मंथ बोल रहा है, 2 ईयर एंड बियॉन्ड बोल रहा है, 1.5 ईयर बोल रहा है और 2 ईयर बोल रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर तो आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में। मैंने इसके बारे में ऑलरेडी बता दिया है। अगर आपने मेरा लेक्चर आसानी मतलब बहुत ही ध्यान से सुना होगा तो मैंने कहा है कि कम से कम 2 ईयर बोला था। उसके आगे मैंने और भी कुछ बातें कही थी। तो इसका जो आंसर है आप सभी से मेरे को कमेंट बॉक्स में चाहिए और अंत में मैं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ही दे दूंगा अगर आप गलत बताते हैं तो। लेकिन उम्मीद है कि अगर लेक्चर अच्छे से सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो एक बार जाके फिर से सुनिए तो आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर जरूर करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। देखो 6 मंथ भी बोल दिया, 2 ईयर एंड बियॉन्ड बोल दिया, 1.5 ईयर बोल दिया और आगे 2 ईयर भी बोल दिया। तो इसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में जानना चाहता हूँ, है ना। ठीक है, व्हेन एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मदर शुड स्टार्ट गिविंग फूड अलॉन्ग विथ ब्रेस्ट मिल्क। ठीक है, तो वीनिंग पूछ रहा है, सीधी बात है कि वीनिंग कब शुरुआत होता है? 4 मंथ में, 4 to 6 मंथ में, 6 मंथ में या 9 to 12 मंथ में? तो आप सभी को इसका आंसर पता है कि 6 मंथ पे होगा, है ना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। हाउ टू रिकग्नाइज दैट मदर मिल्क इज सफिशिएंट फॉर द बेबी आफ्टर 15 डेज? तो यूरिन आउटपुट एंड वेट, स्टूल, क्राइम या बाय लुकिंग एब्डोमेन? तो मैंने बताया था कि वेट गेन, है ना, प्रॉपर वेट गेन से हम पता लगा पाएंगे कि बेबी का जो ग्रोथ है और ब्रेस्ट फीड जो है सफिशिएंट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो ऑप्शन ए जो है दोस्तों वो है राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, है ना। ठीक है, इन द फर्स्ट फ्यू डे आफ्टर बर्थ यू प्रोड्यूस अ स्पेशल काइंड ऑफ मिल्क कार्ड। तो इसे फर्स्ट फ्यू डे में होता है। तो आप सभी को पता है, मेकोनियम तो बोलेंगे नहीं, फोर मिल्क तो बोलेंगे नहीं, हाइंड मिल्क तो बोलेंगे नहीं, कोलोस्ट्रम जो है इसका राइट आंसर, है ना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। हाउ लॉन्ग कैन न्यूली एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क बी लेफ्ट आउट एट रूम टेम्परेचर? रूम टेम्परेचर में ब्रेस्ट मिल्क को कितने देर तक से रखा जा सकता है? इसका भी आंसर मैं आप सभी से कमेंट बॉक्स पे चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर है कमेंट बॉक्स पे चाहूँगा
कि ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेस करके रूम टेम्परेचर में कितने घंटे तक से रखा जा सकता है, मैंने प्रिजर्वेशन टाइम पे बताया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में जाके करिए। बहुत ही है, मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं, एक तो रूम टेम्परेचर में, एक तो रेफ्रिजरेटर में, और तीसरा मैंने कहा है -20 डिग्री सेल्सियस में 3 मंथ बोला है ना। तो ये बताओ रूम टेम्परेचर में कितना है, इसका कमेंट बॉक्स में जाके आंसर कीजिए, है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, नॉर्मल पूप फॉर ब्रेस्ट फीड बेबी लुक्स। जो नॉर्मल पूप है या स्टूल है हम बोल सकते हैं, या फीसेस है बोल सकते हैं, लैटरिन बोल सकते हो, कैसा होना चाहिए। ऑप्शन ए सॉफ्ट एंड डार्क ग्रीन होना चाहिए, लाइक क्लम्प ऑफ रेड क्ले होना चाहिए, सॉलिड एंड ब्राउन होना चाहिए, येलो एंड सीडी होना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है येलो एंड सीडी होनी चाहिए, है ना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 में क्या बोल रहा है, हाउ मैनी एक्स्ट्रा कैलोरीज डू ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स बर्न ईच डे। मैंने पहले ही बता दिया था, इसका तो आंसर आपको सभी को पता होगा कि ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली जो मदर है उसको एक्स्ट्रा 500 किलो कैलोरी चाहिए। कितना, 500 किलो कैलोरी ऑलरेडी मैंने बता के रखा है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। नॉर्मल पूप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग लुक्स, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों, इसका राइट आंसर तो येलो एंड सीडी है। लेकिन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। विच इज एब्सेंट इन ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क में क्या एब्सेंट है, विटामिन ए तो है, विटामिन सी तो है, सोडियम तो है, विटामिन के भी है, विटामिन के भी है लेकिन ना के बराबर है। इसीलिए मैं बोला कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विटामिन के क्योंकि सबसे कम अमाउंट में पाया जाने वाला हम बोल सकते हैं विटामिन है। साथ में विटामिन डी भी है, क्योंकि विटामिन डी ऑप्शन में नहीं है तो विटामिन के को आंसर ही लिया जाएगा यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर है सी, विटामिन के, है ना। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। विच मिल्क सेटिस्फाई द बेबीज हंगर। बेबी के जो भूख को कौन मिटाता है, मैंने बोला था प्यास को कौन मिटाता है, 4 मिल्क मिटाता है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है ऑप्शन ए कोलोस्ट्रम, बी 4 मिल्क, सी ट्रांजिशनल, और डी बोल रहा है हाइंड मिल्क। तो याद रखना 4 मिल्क तो हमेशा थर्स्ट को, प्यास को बुझाता है, और हाइंड मिल्क जो है हंगर को मिटाता है। एच से हाइंड और एच से हंगर, तो इसे आप इस प्रकार याद रख सकते हैं दोस्तों। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। विच कंटेंट प्रेजेंट इनटू ब्रेस्ट मिल्क प्रोटेक्ट बेबी फ्रॉम मलेरिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच कंटेंट प्रेजेंट इनटू ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क में ऐसा क्या प्रेजेंट होता है जो बच्चे को मलेरिया से बचाता है। तो ए लाइसोजाइम एंड इम्यूनोग्लोबिन ए, बी लैक्टोफेरिन, सी बाइफिडस फैक्टर, या डी पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। तो इसका राइट आंसर क्या है मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो शानदार क्वेश्चन यहाँ पे मिला हुआ है, एग्ज़ाम पे आने लायक क्वेश्चन है। हो सकता है कि ये सही सी में पूछा जाए, या कोई भी एग्ज़ाम जो है उसमें ये चीज़ पूछ सकता है कि ब्रेस्ट मिल्क में कौन सा कंटेंट प्रेजेंट होता है जो कि बच्चे को मलेरिया से बचाने में हेल्पफुल होता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, जिसे हम लोग पाबा के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। विच ड्रग यूज टू इनहिबिट मिल्क सिक्रीशन आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी के बाद मिल्क सिक्रीशन को इनहिबिट करने वाला कौन सा ड्रग या हार्मोन हो सकता है। क्या एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन है, क्या टेस्टोस्टेरोन है, क्या ब्रोमोक्रिप्टिन है, या डी ऑल ऑफ द अबव है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ब्रोमोक्रिप्टिन, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है। बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 की ओर, और यही हमारा आखिरी क्वेश्चन है मित्रों। आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर बताइए कि ये वीडियो क्या आपके लिए हेल्पफुल हुआ, क्या जो मैंने थ्योरी पढ़ाई है वो हेल्पफुल हुआ है। साथ में मैंने 30 क्वेश्चन आप सभी के लिए एमसीक्यू जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड है। तो क्या इस टाइप की वीडियो आपको पसंद है, और ये वीडियो से आपका ब्रेस्ट फीडिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मित्रों, क्या वो क्लियर हो पाया है या कुछ डाउट लग रहा है। तो जो भी आप सभी को लगे वो आप कमेंट बॉक्स में जाइए। कमेंट बॉक्स आप सभी के सजेशन के लिए खुला हुआ है, आप सभी के मदद के लिए ही खुला हुआ है। और मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपके जितने भी डाउट्स होंगे ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड, या आप चाहते हैं कि और किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया जाए जो कि आपके लिए बहुत ही मददगार साबित हो, वैसे मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका मैं आप सभी को वीडियो बनाकर यहाँ पे दूँ, ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े, और टॉपिक वाइज में एमसीक्यू भी आप लोग को कंप्लीट करा दूँ। तो कमेंट बॉक्स में जाइए, फटाफट जाके कमेंट्स कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मित्रों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर प्रोटीन प्रेजेंट इन ह्यूमन मिल्क। ह्यूमन मिल्क में प्रेजेंट मेजर प्रोटीन कौन सा है। तो क्या लैक्टोएल्बुमिन है, क्या
ग्लोबिन है, क्या लैक्टोफेरिन है या कैसीन है। तो याद रखना कि ह्यूमन मिल्क में पाया जाने वाला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन है वो है लैक्टोएल्ब्यूमिन है। क्या है? लैक्टोएल्ब्यूमिन है, याद रखना। लेकिन काऊ मिल्क में जो पाया जाता है ना, तो कैसीन ज़्यादा पाया जाता है। क्या? लेकिन यहाँ पे तो काऊ मिल्क तो बोला नहीं है, इसमें बोला ह्यूमन मिल्क। तो ह्यूमन मिल्क में क्या है? मोस्ट एबडेंट जो है या मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है यह, ठीक है, मेजर प्रोटीन है वो है लैक्टोएल्ब्यूमिन होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। दोस्तों आखिरी बार आप सभी को एक ही रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि ये आपके मित्रों के लिए हेल्पफुल होगा तो इसके लिंक को जाके आप शेयर भी आप उन तक कर सकते हैं, ठीक है। और कहा भी गया है कि ज्ञान तो बांटने से ही बढ़ता है। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद।